आज अगर आप देखो तो पहले ज़माने में जो रोग नॉर्मली 60+ के लोगों के लिए एलोकेट किए रहते थे, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, ये तो बूढ़ा हो जाने के बाद की बीमारियां हैं। वो सारी बीमारियां 25 की उम्र में हैं। अगर तुमको हार्ट अटैक हुआ ही नहीं है तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, जो भी बीमारी का वो डॉक्टर है, वो क्या करेगा तुम्हारे लिए। लेकिन मेरा काम वैसा नहीं है। आपको बीमारी हुई है तो भी मेरा काम है, आपको बीमारी नहीं हुई है तो भी मेरा काम है। और मेरा काम आपकी 8वीं पीढ़ी में बीमारी ना हो, ये भी मेरा काम है। सुबह एक लाल गोली लो, दोपहर को येलो गोली लो, शाम को ग्रीन गोली लो और आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, ऐसी मेरी थीम नहीं है। पूरे घर का माहौल बदलना है। अभी तक मैंने मेरी कहानी बताई, मैं क्या था, कहां से क्या हुआ, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बताया। बाद में हमने काम कैसे शुरू किया वो बताया। अब काम क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यू डू, अब करते। लेकिन एक सबसे कड़ी, बहुत अच्छी कड़ी समझ में आई कि आप अगर घर की औरतों को अगर ट्रांसफॉर्म करते हो, उसको कन्विक्शन लाते हो, तो पूरी फैमिली चेंज हो जाती है, या फैमिली में एक स्वास्थ्य आ जाता है। ये शायद मराठी में कहते हैं ना, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाती उद्धारी। Yes. मतलब जो महिला इस घर की जो नींव है, वो अगर इसमें एनरोल होती है ना, तो सारे घर का स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली इट इन्फ्लुएंसेस, एंड इट हैज हैपेंड। इस काम में ज़्यादातर महिला कोऑपरेट करती है, सपोर्ट करती है। तो आप अभी पर्पसफुली जानबूझ के ऐसा करते हैं कि औरतों को पहले लाते हैं, या ऐसा जानबूझ के मैं कुछ नहीं करता। आई थ्रो ओपन माई सेल्फ कि भाई ये मेरा है, जिसको आना है वो आओ, एंड दे चूज टू कम, दे नॉट चूज, वट एवर इट इज। मतलब उस पर मेरा कोई जोर नहीं है, और ये महिलाओं के लिए शिविर की बात नहीं है। हाँ, मैं जोर किस बात पर देता हूं, आप अकेले मत आओ, अकेली महिला भी मत आए, अकेला पुरुष भी मत आए, दोनों साथ में आओ। क्योंकि ये कोई सुबह एक लाल गोली लो, दोपहर को येलो गोली लो, शाम को ग्रीन गोली लो और आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, ऐसी मेरी थीम नहीं है। पूरे घर का माहौल बनना है, बदलना है, तो सारे लोगों का सहयोग चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूं, आने का है तो दोनों मेरे पास आओ, बात सुनो मेरी, समझो, और फिर आगे तय करो करना क्या है। सो आपको लगता है कि 4 तरह की कुछ प्राइमरी बीमारियां हैं? जी, है ना। मेरा काम उस 4 बीमारियों के इर्द गिर्द ही घूमता है। वो क्या है, अगर आप समझाएं? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इस 4 से बियॉन्ड देयर इज नो अरिथमेटिक, कोई गणित है ही नहीं। फंडामेंटल 4 ही घटना घटती है। तो आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को पूछो कितने रोग है इस संसार में, तो वो सूची आपको बताने लगेगा, इतने फलाना ढमका, 100, 200, 500, 1000, पता नहीं, मुझे पता नहीं। उनकी नजर में कितने तो बढ़ते ही रहते हैं। नए नए रोग खोजते भी होते भी रहते हैं। लेकिन 7.4 के दायरे में 4 ही रोग है, या 4 ही, उसको रोग कहना भी नहीं सही है, 4 घटना है ये, हैपनिंग्स। इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, प्रेसिपिटेशन और डीजेनरेशन। हमारे शरीर में जो भी व्याधि हम अनुभव करते हैं, हम हेडेक अनुभव कर रहे हैं। कोई कहेगा मुझे माइग्रेन है, जैसे कि एलर्जी, मैंने कहा अभी उस बंदे का एलर्जी, किसको घुटने का दर्द है, मुझे कमर का दर्द है, कुछ भी हो। ये 4 बीमारी, जो भी बीमारी हमारी है, उसके 4 अंग होते हैं जो मैंने कहे अभी। उसका अनुभव होता है। अनुभव हमें उस ऑर्गन के थ्रू होता है। मतलब लिवर को बीमारी हो गई, किडनी को बीमारी हो गई, जो इम्बैलेंस है, ये 4 जो घटना घटती, इरिटेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, तो वो एक्सप्रेस कहां होगा? हवा में तो नहीं होगा, शरीर में ही होगा। शरीर में एक्सप्रेस होगा तो किसी ऑर्गन पर तो एक्सप्रेस होगा ना वो। फॉर एग्जाम्पल कोलाइटिस। कोलाइटिस ये शब्द कैसे बना है? कोलोन और आइटिस। तो आइटिस इस शब्द का अर्थ है इन्फ्लेमेशन, सूजन।
ओके, कोलोन मतलब अवयव का हिस्सा है, कोलोन अपना शरीर का हिस्सा है, करेक्ट, आंतड़, मोटा आंतड़। या क्या सूज गया है? कोलोन सूज गया है। मेनिंजाइटिस, उसमें भी आइटिस है, आइटिस मतलब सूजन है। अब मेनिंजाइटिस में कोलोन की सूजन का संदर्भ है क्या? नहीं, ब्रेन सूज गया है। करेक्ट, आर्थराइटिस, उसमें भी आइटिस है, मतलब सूजन यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। सूजन ये एक कैटेगरी है, सूजन ये एक घटना है। वो कहां घटती है उस पर उसको नाम दिया जाता है, उस डिसीज को। तो चारों का सिंगुलर और कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब इरिटेशन प्लस इन्फ्लेमेशन, ऐसा भी हो सकता है। एक ही घटना हो ऐसी बात नहीं है, दो घटना जोड़ के भी एक हो सकता है। अब प्रेसिपिटेशन का उदाहरण ले, किडनी स्टोन होता है। साइंस में प्रेसिपिटेशन एक प्रक्रिया होती है, जैसे किसी भी द्रव में जो कण रहते हैं वो अगर इकट्ठा हो जाते हैं, उससे अगर एक इकट्ठा होकर उसका एक स्टोन बनता है, वो प्रेसिपिटेशन हुआ। तो किडनी में जो कैल्शियम और ऑक्सलेट होते हैं वो जब तक अलग अलग रहते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म में, अगर जुड़ जाते हैं उसका स्टोन बनता है, वो प्रेसिपिटेशन हुआ। आंख में हमें मोती बिंदु बोलते हैं ना, मोती में कैटरैक्ट, कैटरैक्ट क्या है? इट इज अ प्रेसिपिटेशन। जैसे इन्फ्लेमेशन शरीर में सब जगह हो सकता है, वैसे प्रेसिपिटेशन भी शरीर में सब जगह हो सकता है। आंख में प्रेसिपिटेशन हुआ, कैटरैक्ट बोलेंगे, लेकिन हुआ क्या? प्रेसिपिटेशन। किडनी में प्रेसिपिटेशन हुआ क्या? प्रेसिपिटेशन। गॉल ब्लैडर में प्रेसिपिटेशन हुआ, गॉल स्टोन। या जो जॉइंट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं, तो यूरिक एसिड का प्रेसिपिटेशन हुआ। तो आप रोग का नाम कुछ दो, मैं कहां देखता हूं। नाउ वी हैव टू कम टू 7.4 का पर्सपेक्टिव क्या है। मैं उस रोग का जो एक्सप्रेशन है वो डॉक्टर के लिए छोड़ देता हूं, वो डॉक्टर देखिए। मैं उसके पीछे जो घटना घटी है उस घटना को देखता हूं। सूजन आई है, प्रेसिपिटेशन हुआ है, फिर उस प्रेसिपिटेशन का रूट कॉज क्या है, क्यों प्रेसिपिटेशन हुआ है। देखो, वो किडनी स्टोन शरीर के बाहर कैसे निकालने का ये पार्ट भी हुआ, लेकिन वो किडनी स्टोन हुआ क्यों और वो किडनी स्टोन ना हो इसके लिए क्या करना है, वो मेरे एडवाइस के दायरे में पड़ता है। ओके, किडनी स्टोन हुआ है तो जो भी आप करना है करा लो डॉक्टर से, लेकिन वो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, गॉल स्टोन क्यों हो रहा है, घुटने में वो जो या जॉइंट्स में वो जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होते हैं वो क्यों जमा हो रहे हैं। तो वो डिसीज को समझते समझते उसके पीछे जो रासायनिक प्रक्रिया घटती है उसके बारे में मैं समझ लेता हूं। फिर वो रासायनिक प्रक्रिया क्यों घटती है उसका कारण ढूंढता हूं कि इस व्यक्ति में वो रासायनिक प्रक्रिया क्यों घट रही है, और वो कारण दूर होगा तो रासायनिक प्रक्रिया नहीं घटेगी, रासायनिक प्रक्रिया नहीं घटेगी तो उसका उस ऑर्गन पर जो प्रभाव दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, अगर वो नहीं दिखेगा तो उसका तात्पर्य उसका रोग समाप्त हो गया। देखो, बंदा बीच में है, यहां से यहां तक कुछ कड़ियां हैं, जो गलतियां शरीर में, या गलती नहीं कहे क्योंकि ही इज इग्नोरेंट अबाउट इट, जो भी सही नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है और उसके आगे जाके उसका रूपांतरण होता है डिसीज में। तो बंदा यहां खड़ा है बीच में, ओके, यहां शुरुआत है, शुरुआत की कड़ी, फर्स्ट सिन जो कहते हैं ना, पहला पाप क्या हुआ, वो क्या पाप है उसकी भी सूची में आपको देने वाला हूं। पहला पाप क्या हुआ, तो ये पहला पाप हुआ, बीच में बंदा है और एंड में डिसीज है। ये स्थिति समझ में है आपको? करेक्ट। अभी डॉक्टर का काम इस एंड से शुरू करना है, जहां वो पहुंचने के बाद वो वहां से काम करेगा। माधव जोशी का काम इस एंड से करना है, ताकि वो हो ही ना, जो हुआ है उसको वो एड्रेस करेगा, और जो आगे की हम सोच रहे हैं वो ना हो, इसलिए सो एक्चुअली देखा जाएगा ना, तो जितने भी सारे पैथीज और टूल्स और टेक्निक्स है, मतलब एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, मैं खुद नेचुरोपैथ हूं,
और मैंने न्यूट्रिशन का भी कोर्स किया है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का, इग्नू सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये जो सारे एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है या योग है, जो भी है, वो सारे इस बंदे के इस तरफ खड़े रहने वाले लोग हैं। तो सारी पैथियां इस तरफ सारे टेक्निक्स, टूल्स, पैथी जो है होने के वो बाद एंड की तरफ खड़े हैं। डिसीज के बाद आपको डायबिटीज हुआ नहीं है, आप डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाओ और उसको बोलो कि मुझे डायबिटीज हुआ नहीं है तो मुझे दवा दो, वो क्या बोलेगा, अरे भाई तुमको डायबिटीज होने तो दो ना। तुमको डायबिटीज हुआ ही नहीं है, अब तुम हार्ट अटैक वाले के पास जाओ कि मुझे हार्ट अटैक आया नहीं है लेकिन मुझे हार्ट अटैक की दवा दे दो, तो बोलेगा अरे भाई तुमको हार्ट अटैक आने तो दो। तो ये सारे जो बंदे बंदियां है ना, वो लोग डिसीज होने तक रुकते हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी वैसी है, उनका दोष नहीं है, उनका ज्ञान भी वैसा है कि ये उनका ट्रेनिंग वैसा है, ट्रेनिंग वैसा, उनका एजुकेशन वैसा है। अगर तुमको हार्ट अटैक हुआ ही नहीं है तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, जो भी बीमारी का वो डॉक्टर है, वो क्या करेगा तुम्हारे लिए। लेकिन मेरा काम वैसा नहीं है। आपको बीमारी हुई है तो भी मेरा काम है, आपको बीमारी नहीं हुई है तो भी मेरा काम है। और मेरा काम आपके 8वीं पीढ़ी में बीमारी ना हो, यह भी मेरा काम है। नासिक में मेरा शिविर चल रहा था, 28 साल की बंदी थी, मैरिड, उसका पति 32 साल का था। उस बंदी को थायराइड और ब्लड प्रेशर था, और उस बंदे को डायबिटीज और बीपी था। ओके। डायबिटीज प्लस बीपी प्लस थायराइड प्लस अगर वो बच्चा पैदा करेगी तो क्या बच्चा पैदा करेगी। बट दिस इज माधव जोशी। तो मैंने उनको एडवाइस दिया कि आप बच्चा गोद लो, आप बच्चा पैदा मत करो, बिकॉज इफ यू प्रोड्यूस अ डिफेक्टिव चाइल्ड you may be millionaire, but producing a defective child is national calamity. मेरी नजर में कहीं बाढ़ आती है, आप उसको नेशनल कैलेमिटी बोलते हैं ना, वो जो उसके पंतप्रधान फंड से पैसा देते हैं या मुख्यमंत्री फंड से पैसा देते हैं, या कोई अभी बीच में कोई एक लैंडस्लाइड हो गया महाराष्ट्र में, वो एक पूरा का पूरा बस्ती कैलेमिटी, आपको वो लगता है ना कैलेमिटी, वो मुझे कैलेमिटी नहीं लगता है। मुझे कैलेमिटी कौन लगता है, अगर उस बंदे की शादी हुई है या बंदी की शादी हुई है, अगर बिना करेक्टिंग देमसेल्व्स इफ दे प्रोड्यूस अ चाइल्ड, वो मेरे लिए कैलेमिटी है। कहीं पर्वत का हिस्सा टूट गया, वो मोस्टली हम ही कुछ गलती करते हैं, एक्सकैवेशन करते हैं और जो नेचर है उसको ब्लेम करते हैं। नदी में हम घर बनाते हैं और बोलते हैं मेरा घर बह गया, तो ये जो नेचुरल कैलेमिटी है वो 10% नेचुरल होती है, 90% मैनमेड होती है, और ये कैलेमिटी तो 100% मैनमेड कैलेमिटी है। तो उनको मुझे एडवाइस करना है कि तुम करे तो करे क्या, क्या ऐसा बंदा ऐसा डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके क्या तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सिर्फ मेरा भारत महान बोलने से थोड़ी कुछ होगा। ये ट्रेनिंग मैं वो पेरेंट्स को देता हूं जिनके बच्चे मैरिजेबल एज के होते हैं, तो उनसे दैट इज व्हाट है क्लैरिटी टू कन्विक्शन टू कोऑपरेशन एंड टू कल्चर। ये जर्नी मेरा है और बाकी जो भी मेरे पास जुड़ते हैं उनका है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या एडवाइस मुझे उनको देना है कि ताकि ये सारा जो डीरेल हो रहा है। आज अगर आप देखो तो पहले ज़माने में जो रोग नॉर्मली 60+ के लोगों के लिए एलोकेट किए रहते थे, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, ये तो बूढ़ा हो जाने के बाद की बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां 25 की उम्र में हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, मेरी एक बंदी है पूना में, उसकी लड़की का लड़का है, वो लड़का कुछ 4 साल का था। 4 साल के लड़के को प्रॉब्लम्स थे,
ठीक है। तो उस जो सीनियर थी वो 65-70 की, उम्र 55 की थी, 55-60 की थी। उसने मेरा कोर्स किया। उसने बोला कि दादा कि मेरे लड़के का जो लड़का है उसको प्रॉब्लम्स है, और मैंने वो केस स्टडी किया और मैं बोला कि घर तो ऐसे एजुकेटेड लगते हैं, क्वालिफाइड है, मतलब प्रतिष्ठित जो कहते हैं ना, जो भी जहाँ जीते हैं स्टैंडर्ड हाई था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों? फिर उस मम्मी की, वो जो मम्मी थी लड़के की, उसका मैंने एनालिसिस किया और मुझे पता चला शी वॉज इन अ मार्केटिंग। और वो करने के बाद कि मुझे चाइनीज़ खाना पड़ता है, मुझे होटल में खाना, फलाना ढंग, वो स्टोरी बाद में बताऊंगा। लेकिन शी कमिटेड सिन वाइल सिलेक्टिंग फूड चॉइस, मतलब फूड चॉइस करने के प्रति उसने बड़ी गलतियां की, और वो सारी गलतियां आज उसका 4 साल का लड़का भुगत रहा है। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? और बीइंग एजुकेटेड, बीइंग प्रोफेशनल लाइक मार्केटिंग पर्सन, उसको उसका जो विषय था, शी वॉज एक्सपर्ट, लेकिन जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फूड और ड्रग्स के बारे में मैंने क्लैरिटी का जो पहला मुद्दा बताया, शी वॉज अनभिज्ञ, शी वॉज एब्सोल्युटली टोटली इग्नोरेंट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड टू हर एंड व्हाट रिजल्ट शी हैज प्रोड्यूस्ड। अब वो लायबिलिटी 4 साल का बच्चा 40 साल का होगा, 50 साल का होगा, एंड देन इट विल मल्टीप्लाई द प्रॉब्लम। तो मेरी दृष्टि में ये एक भयंकर कैलामिटी है, और दुख की ये बात है कि ये कैलामिटी है, ऐसे मानने वाले, समझने वाले लोग भी नहीं हैं। जिस कैलामिटी की बात कर रहा हूं ना मैं, अगर वो हम नहीं एड्रेस करेंगे ना, तो कोई क्या महासत्ता बनना है ना भारत को, कुछ चल रहा है आजकल, मैं टीवी पर सुनता हूं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम अभी 3rd लार्जेस्ट होंगे, फिर पहले 3, पहला 2, पहला जगत गुरु, विश्व गुरु, बहुत बढ़िया है सब, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां फोकस करते करते अगर हम हमारा जो फंडामेंटल्स है उस पर फोकस नहीं करोगे, अगर जनता तो स्वस्थ नहीं है, जनता अगर डिसीज है उसको और वो मर रहे हैं लोग, तो क्या मतलब है उसका? ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये बहुत आगे की सोच रहे हैं। ये मैं सोच रहा हूं कि मैं जो भी कर रहा हूं, और ये मेरा काम करने के लिए आगे 10 साल के लिए मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मुझे यूनिवर्सिटी क्रिएट करना है, उसमें ट्रेनिंग देना है। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट लेके मैं इसके पहले बहुत सारे लोगों के पास गया था कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, प्लीज बाय माय प्रोजेक्ट, डोंट गिव मी एनीथिंग, मुझे कुछ मत दो। मेरे ख्याल से हो सकता है इस पॉडकास्ट से थोड़ा सा पता नहीं, मतलब अगर सही इनसाइट्स किसको इनसाइट मिले, किताब को भी पढ़ना चाहिए और क्यों इस थियरी को करना चाहिए। शायद हो सके तो इस ब्रॉडकास्ट की वजह से अगर अच्छे या सही जगह पर ये विचार जाए। आई एम श्योर ये मतलब क्या कहते हैं, ये जो एनर्जी है आपका, जो पैशन है और ये जो कमिटमेंट है ना, ये ज्यादा देर छिपेगा नहीं छिपेगा। ये कुछ ना कुछ इसका बड़ा होगा। ये जो बात बीच में आपने छेड़ी कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट की फिलॉसफी मैंने बताई। अब उसका रोड मैप क्या है मैं बताता हूँ प्लीज। तो रोड मैप ये है कि जैसे हम मराठी में विधि और निषेध बोलते हैं। विधि मतलब ये करो, निषेध मतलब ये मत करो, डूज एंड डोंट्स। तो मेरे डोंट्स के दायरे में सबसे प्रथम क्या नहीं खाना है, ये 6 पदार्थ अगर आपके घर में हैं तो वो उठा के गटर में फेंकने लायक है। पहला नंबर है शुगर, रिफाइंड व्हाइट शुगर, शक्कर मतलब शुगर, टी, कॉफी, पिकल, पापड़, बेकरी प्रोडक्ट और रिफाइंड ऑयल। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो 2 बातें हैं, एक क्या नहीं करना, क्या करना है। क्या नहीं करना उसमें यह है, इन एनी केस रिफाइंड शुगर, टी, कॉफी, बेकरी प्रोडक्ट्स, पिकल, पापड़, रिफाइंड ऑयल, ये सब आप 100% वर्ज्य करना चाहिए। 100% नो, लाइफ से निकाल दो, लाइफ से निकाल दो। अगर हो सके तो इस पृथ्वी से भी निकाल दो, पृथ्वी से भी निकाल दो। अब ये इससे क्या होता है, ये अगर आप बताएंगे तो कन्विक्शन आएगा। जी बिल्कुल बताऊंगा। इससे
दो तीन बातें होती है। पहले हम शक्कर की बात करें। जिस एसिडिटी से हमने शुरुआत की थी डिस्कशन की, पीएच, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच हैपन्स व्हेन यू ईट शक्कर, पीएच तुम्हारा एसिडिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या बिकॉज शक्कर इज एसिडिक। बट क्यों? मतलब शक्कर इज एसिडिक, बाय नेचर इट इज एसिडिक। अच्छा, शक्कर मीठी क्यों है? शक्कर मीठी है। शक्कर एसिडिक क्यों है? वो जो सुक्रोज का जो मॉलिक्यूल है वो एसिडिक है। ओके, बाय नेचर वो एसिडिक है, उसमें माधव जोशी का कोई दोष नहीं है। हाँ। जैसे बोलते हैं मैंने वो रावण का धनुष्य, राम का धनुष्य नहीं तोड़ा, वो जो कहते हैं ना। और गुड़? गुड़ भी एसिडिक है, ओके, शक्कर भी एसिडिक है, लेकिन ऑर्गेनिक गुड़ इज विदाउट केमिकल। तो अगर मतलब ऑर्गेनिक गुड़ कहो, ज्यादा गदगद होने की जरूरत नहीं है, एसिडिटी उससे भी बढ़ने वाली है। लेकिन ये जो शक्कर है, शक्कर और गुड़ में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं बताऊंगा आपको। जैसे ही शक्कर हम खाते हैं, उस शक्कर के डाइजेशन के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। यू नीड अ मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम टू डाइजेस्ट द सुक्रोज। ये फंडामेंटल साइंस है, माधव जोशी ने इन्वेंट नहीं किया है। जब तुम गुड़ खाते हो तो गुड़ में भी सुक्रोज होता है, तो क्या गुड़ का जो सुक्रोज है उसके डाइजेशन के भी कैल्शियम की जरूरत है क्या? है। लेकिन जब गन्ने के रस से शक्कर बनती है तो उसमें से ढेर सारे जो मिनरल्स होते हैं वो निकाल देते हैं। वो समृद्ध रिच होती है, उसको वो भिखारी बनाते हैं, और भिखारी बनने के बाद उसको प्रतिष्ठा मिलती है। गुड़ में भी सुक्रोज होता है, लेकिन गुड़ में सुक्रोज के साथ साथ सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए वो गुड़ में होते हैं, तुम्हारे शरीर से वो लेता नहीं है। और जब तुम शक्कर खाते हो तो तुम्हारे शरीर में कहाँ कैल्शियम रहता है? हड्डी में, बोन्स में। तो जैसे ही आप शक्कर खाते हो, आपके बोन से कैल्शियम लीच आउट, निकलना शुरू होता है, तो बोन्स खोखले होते हैं। कम से कम महाराष्ट्र में तो ऐसी पद्धति है, जब शादी होती है तो वो अपन घास भरो तो म्हणतो ना, खाने में जब बैठते हैं पति पत्नी, निवाला, वो कुछ स्वीट का टुकड़ा उसको देते हैं, या फिर वो स्टेज पर रिसेप्शन के लिए जब पति पत्नी वो राजा रानी कुर्सी में बैठते हैं, तो उस जमाने में बचपन में देखते थे वो वैनिला आइसक्रीम का एक स्कूप दूसरे को खिलाते हैं। वो एक स्कूप उस बंदी का कैल्शियम डिस्ट्रॉय करने वाला है। जो कैल्शियम वो जब बंदी बच्चा पैदा करेगी, उस समय उसके गर्भाशय का जो कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है बच्चा पैदा होने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्शन को काम आने वाला है। वो जो वैनिला है वो ओरिजिनल वैनिला नहीं रहता है, इट इज अ फ्लेवर। एंड व्हाट इज द बेसिक केमिकल ऑफ दैट फ्लेवर इज कार्सिनोजन। वो कैंसरस है। मतलब आप अपने प्रिय पत्नी के मुंह में या प्रिय पति के मुंह में शादी के ही दिन जिससे कैंसर होने की संभावना है, ऐसा व्यंजन आप उसके मुंह में दे रहे हो खाने को। वो शक्कर दे रहे हो जो आपका कैल्शियम डिस्ट्रॉय करने वाली है। ये काहे का प्रेम? व्हाट इज दिस? इट इज ब्लैटेंट इग्नोरेंस एंड फॉलोइंग द ट्रेडिशन। वहां से हमें शुरुआत करनी है। तो शक्कर, टी, अगर आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, आप क्या लोगे? चाय लोगे, कॉफी लोगे? तो ये जब मैं सुनता हूं ना, तो मैं क्या सुनता हूं कि आपको तो हमें मारना ही है, बस छुरी भोग के मारूं या गले में फंदा डाल के मारूं, मरना तो है ही आपको। आपके पास जो गेस्ट आएंगे उनको मारना तो है, तो चाय से मारूं या कॉफी से मारूं? व्हाई, व्हाट इज सो बिग डील अबाउट टी एंड कॉफी? अगेन, टी एंड कॉफी बोथ आर एक्सट्रीमली एसिडिक। मैं मेरी कहानी बताऊं तो एक समय था कि रोज मैं 40 कप चाय पीता था, 40। आपकी अगर चाय छूट गई ना तो मैं कहूंगा यू हैव वन हाफ बैटर। इतना इंपॉर्टेंट है। चाय में टी भी है और शक्कर भी है, दोनों है इसमें। इट इज लोडेड विथ प्रॉब्लम्स।
अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा एक वो है कि अगर आप दूध डाल के पियो तो एसिडिक होता है, वरना अगर आप ब्लैक टी पियो तो एसिडिक नहीं होती नहीं, है, जो भी ऐसी बात ऐसा नहीं, एक no. कंसेप्शन। चाय में टैनिन और टैनिक एसिड है, आप दूध डालो नहीं डालो आपकी मर्जी, लेकिन आप बचते नहीं हो दूध डालने से, बचते नहीं हो। फिर ये जो टैनिन होता है, टैनिक एसिड होता है, ये करते क्या है शरीर में? मैंने आपको बताया था ना, मेरा 12.5 हीमोग्लोबिन था, क्रॉनिक फटीग मैंने शुरुआत में कहा था। ये जो टैनिक एसिड है और ये जो टैनिन है, उनके गुणधर्म ऐसे हैं, टैनिन कन्वर्ट्स एब्सॉर्बेबल आयरन, जिसको हम फेरस आयरन बोलते हैं, इनटू फेरिक आयरन। ये जो कन्वर्जन है ना, इसमें वो माहिर है। तो जो खाना मैं खाता था, टैनिन ये करता है। हाँ, उसमें जो आयरन है, वो आयरन अगर नॉन एब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो एब्सॉर्ब नहीं होगा। आयरन की शरीर में जो एंट्री है, एब्सॉर्प्शन है, वो अगर बाधित हो जाती है तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा कैसे? ये तर्क हुआ, ये डिबेट कर सकते हैं। अब मैं तुमको एक्सपीरियंस बताता हूं। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था, एनीबडी कैन डिबेट विथ मी ऑन द लॉजिक बट नोबडी कैन डिबेट एक्सपीरियंस। जब मैंने चाय बंद करी, बिना आयरन इंजेक्शन, बिना आयरन टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स, मात्र चाय बंद करने से मेरा जो 12.5 था वो 15.9 हो गया हीमोग्लोबिन। तो डिबेट करने वाला करने दो, मैंने अपना उसमें से काम कर लिया। तो ये जो मैं व्यंजन बोल रहा हूँ, शक्कर, टी, कॉफी, पिकल, पापड़, अभी पिकल की बात करते हैं। एक बार ऐसे हुआ था, मैं महाराष्ट्र में, एक बड़ा नाम है पिकल वाले का, बहुत बुरी तरह से मैंने उस पर अटैक किया इन माय लेक्चर। बहुत भद्दी तरह से अटैक किया, क्योंकि पिकल में प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। क्या नाम है उस प्रिजर्वेटिव का? उसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। एक बेंजोइक एसिड इज प्रिजर्वेटिव, ताकि वो जो पिकल है बनाया हुआ वो रूम टेम्परेचर, मतलब नॉट फ्रीज, आप किचन में रखते हो तो महीने साल तक टिकेगा। ये जो बेंजोइक एसिड है वो क्या काम करता है शरीर में? वो बेंजोइक एसिड शरीर में कैंसर भी तैयार कर सकता है। अब उससे कैंसर कैसे पैदा होता है, वो जब हम डिसीजेस पर बात करेंगे उस समय उसके बारे में भी ज़्यादा विस्तार से चर्चा करूंगा। आज तो अभी इतना मान लो, जान लो कि उससे कैंसर हो जाता है। ये तो एसिडिक है, पहली बात। दूसरी बात है वो कैंसरस है। एसिडिटी की वजह से कैल्शियम डिस्ट्रॉय होता है, और कैंसरस होने की वजह से कैंसर बढ़ने की संभावना बढ़ती है। आपने पूछा ना कि ये व्यंजन क्या प्रॉब्लम है, माधव जोशी को प्रॉब्लम क्या है इस व्यंजन से? तो ये सारे व्यंजन आपके स्वास्थ्य को बुरी तरह से आहत करते हैं। अभी बेकरी प्रोडक्ट ले लो, केक, टोस्ट, बिस्किट, जो भी आप कहते हैं, वो जिस फैट से बनते हैं, वो फैट कैसे बनती है और उस फैट बनने में क्या क्या जहर पड़ता है उसमें, उसमें जो फैट पड़ती है, वो फैट जब तैयार होती है तो उसको हाइड्रोजिनेटेड कहते हैं, हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल। एक्चुअली वो ऑयल है, उसका सोर्स नॉनवेज नहीं है, उसका सोर्स वेज है ऑयल का। उस ऑयल को निकेल के इलेक्ट्रोड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉस्टिक सोडा जैसे जहर डाल के उसको हाइड्रोजिनेट करके उस ऑयल को वो डालडा का रूप देते हैं, या आप मार्गारिन कहो, डालडा कहो, वनस्पति तूप कहो। वो तूप नहीं है, वो वनस्पति तेल है। तूप ये भ्रम किया पैदा है, वो तूप नहीं है, वो घी नहीं है। उससे वो बेकरी प्रोडक्ट बनते हैं।
आप जो केक हैप्पी बर्थडे मामा हैप्पी बर्थडे पापा करते हैं ना, वो जो आप एक दूसरे के मुंह में डालते हैं वो निवाला, वो केक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कॉस्टिक सोडा होता है, निकल होता है, शुगर जब बनती है तो उसमें जो फॉस्फोरिक एसिड पड़ता है तो फॉस्फोरिक एसिड पड़ता है। तो किसी के बर्थडे में आप उसको लंबी उम्र की दुआई देते हैं या सब ये एसिड डाल के उसके स्वास्थ्य को डिस्ट्रॉय करते हैं? आपको करना क्या है, तात्पर्य क्या है बर्थडे बनाने का? कैसे मैं समर्थन करूं इसका? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सबको पता है। मेरी मनसा ये है कि शक्कर का अगर पैकेट है, बिस्किट का अगर पैकेट है, तो उस पर भी लिखना चाहिए कंजम्पशन ऑफ शुगर इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्या है हिम्मत सरकार में करने की? आप तो आर्टिस्ट है, एक्टर है, ये जो सारे बड़े बड़े एक्टर्स बोलते हैं ना 100 करोड़ लिया 200 करोड़ लिया, जो भी लेते हैं पता नहीं कितना करोड़ लेते हैं, शायद उनका जी नहीं भरता 200 करोड़ खाने के बाद भी, फिर भी वो बिस्किट का एडवर्टाइजमेंट करेंगे। क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो ग्लूकोज या जो भी बिस्किट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं उस पर लिखने की हिम्मत है कि ये बिस्किट खाने से तुम्हारी इतनी सारी बीमारियां होने वाली है? एक माधव जोशी 1000 लेक्चर देके जो माहौल खड़ा करता है, वो तुम्हारा 2 मिनट का एडवर्टाइजमेंट सारा मेरा बना बनाया 1000 एपिसोड्स का जो इंपैक्ट है वो 2 मिनट में वो समाप्त कर देते हैं। क्योंकि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं, मेरे चेहरे को कोई वैल्यू नहीं है, उनके चेहरे को वैल्यू है। देखो, जैसे मेरी दृष्टि में आसमान फट गया है, धरती फट गई, ऐसी स्थिति में है हम। देयर इज नो प्लेस टू रिलैक्स नाउ। इतनी, इसको मैं नेचुरल कैलेमिटी बोलता हूं। तो ये इन सारे व्यंजनों के पाप इतने हैं और ये सारे पाप हमको दिखते हैं। 5वीं कक्षा से लेकर अगर वो बच्चा लेके माँ आती है कि उसके बाल सफेद होने लगे, मेरी दादी 80 की उम्र में उसके बाल काले थे और 5वीं कक्षा में बाल सफेद होने लगे। और बेबी फूड की तो बात ही छोड़ो, लेकिन बच्चों को, जो बच्चों के लिए बनाए हुए जो व्यंजन है ना, दोज व्यंजन आर ऑल्सो डिजास्टरस। मैं बिल्कुल छोटे बच्चे की तो बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस समय बहुत ये रहता है और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करके बेबी फूड देना पड़ता है। तो इनका पाप इतना बड़ा है जो मैंने बताया। हर लेवल पर मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। जब डिसीज से बात करेंगे तो उसमें डिसीज के बारे में बात करूंगा। पार्किंसन डिसीज आपने सुना होगा, जो ऐसे कंपवात बोलते, हाथ यहाँ पर जो भी हिलता रहता है पार्किंसन बोलते, ट्रेमर्स होते हैं। ट्रेमर्स होते हैं। तो पुणे में मेरा एक स्टूडेंट, मेरा लड़का, मतलब वो 65 की उम्र का है, मेरे से बड़ा है वो, उसको पार्किंसंस था। पति पत्नी दोनों सिर्फ रहते थे पुणे में, और 2 बेटियां थी और दोनों पुणे में रहती है, लेकिन वो दूसरी जगह रहती है। तो अब ये बूढ़ा बूढ़ी साथ में रहते थे। कोई लड़की आके वो खाना पीना बनाती होगी उनके लिए, लेकिन अगर भूख लगे तो क्या खाए, इसलिए उसने ग्लूकोज के डब्बे भर बिस्किट रेडी करके रखे ताकि माँ बाप को भूख लगे तो वो खाए। आप किसी मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले बंदे को पूछेगा तो शायद वो मेरे से सहमत नहीं होगा। ही हैज़ अ फ्रीडम नॉट टू एग्री विथ मी, आई मीन यू ऑल्सो हैव फ्रीडम नॉट टू एग्री विथ मी। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। मैंने उनका बिस्किट बंद किया खाने का। मैं ये नहीं कहूँगा, और मेरा बिल्कुल ही दावा नहीं, उसका पार्किंसन रिवर्स हो गया, लेकिन वो रुक गया। उसको प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिसीज ऐसे कहते हैं। मतलब ये प्रोग्रेसिव है और डीजेनरेटिव है, बढ़ते जाता है। और उसका जो माहौल शरीर में बना हुआ, उसका जो परिणाम उस पर हो रहा था, वो परिणाम होना समाप्त हुआ। हिज बॉडी स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू दैट। सिर्फ बिस्किट से शुरुआत हुई। बाद में उसका फूड प्लान भी मैंने बना दिया। लेकिन आपने जो सवाल पूछा था कि ये जो पदार्थ है, शक्कर, टी, कॉफी, उससे होता क्या है? इससे भीषण संकट शरीर में खड़ा होता है, जिसका हमें जरा भी अंदाज भी नहीं है। वी हैव नो नथिंग अबाउट दैट डिजास्टर। हमारे दरवाजे पर आके, चौखट पर आके खड़ा है और हम बिल्कुल आराम से मजे में सो रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं, खिला भी रहे। और
कितने लोग कितने बंदे तो मुझे, हम उसके घर गए थे, हमको चाय भी नहीं पूछा। मैं उनको बोलता हूँ अच्छा हुआ तुमने चाय नहीं पूछा बच गए तुम। लेकिन हमारे कल्चर में उसको अपमान के रूप में देखते हैं कि मैं आपके घर में आया और आपने बात की और चलो बाय बाय, पूछा भी नहीं चाय कॉफी कुछ चाहिए क्या। ये आदत की बात है, क्योंकि आदत इतने सालों से आदत की बात होती है और अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल। तो ये फिर लोग पूछते हैं कि पहले वाले लोगों को इतनी समस्या कोई क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल हेल्दी थी, उनका फूड हेल्दी था, उनके विचार हेल्दी थे, उनका जो सारा माहौल था ना, उसमें भी उनको परेशानी झेलनी पड़ती थी, लेकिन वो काउंटर भी होती थी। अब होता क्या है ना, आज वो काउंटर नहीं होती है। ओके। उस समय दूध पीना था, दही खाना था, जो भी खाना खाते थे वो बिल्कुल न्यूट्रिशियस था, रेडी फूड नहीं था। अब तुमने आज अपने टीम के लिए और हमारे लिए आपने कुछ मंगाया है, क्या 50 साल पहले कोई फ़ोन करके नाचनी का डोसा मंगा सकता था? नहीं, वो घर में बनाना पड़ता था। तो आज जोमेटो वाला करता है, फ्री डिलीवरी भी करते हैं, और उनका चैलेंज क्या है, इतने मिनट में नहीं आएगा तो वो तुम्हारा पैसा वापस। यहाँ तक बात बिगड़ गई है, मेरे लिए बात बिगड़ गई है। आप बहुत गदगद है इसको लेके, लेकिन ये जो जहर है पहले जो देरी से आता था, आजकल आप वो जहर फ्री में जल्दी लाते हो। 20 मिनट, अगर आपको किसी 20 मिनट में जहर लाके दिया तो क्या मैं उसका अभिनंदन करूं? तो पहले जमाने में ये होता होगा, उसकी मात्रा बहुत कम थी और उसके सामने उसके जो हैबिट्स थे वो बहुत स्वास्थ्य देने वाले हैबिट थे, इसलिए उस समय उतना वो परिणाम नहीं हुआ। आज सुबह तुम बिस्किट खाओगे, फिर ऑफिस में जाओगे, फिर किसका बर्थडे है, फिर कुछ केक खाओगे, शाम को 4 बजे कोई वेफर्स लाके देगा, रात को फिर आप जोमेटो से मंगाओगे। तो उस जमाने में अगर दिन में एक आध बार कोई खाता होगा, आज तो दिन में हम 10 बार खाते हैं। वो जैसे आजकल हम बहुत आसपास देखते हैं कि लोग यंग एज में हार्ट अटैक हुआ है, किसी को शुगर, जिम्नेशियम में एक्सरसाइज करते करते कितने बच्चे मरे। बहुत सारे आसपास है ना, हमारे कलाकार से लेके बहुत सारे आसपास बहुत यंग एज में जा रहे हैं। तो एक तो उसका एक थियरी है कि ओके, ये पैंडेमिक जो हुआ है उसके जो वैक्सीनेशंस दिए गए हैं उसके कारण हो सकता है, ये एक थियरी है, लेकिन जब आप ये बोल रहे हैं तो ये लाइफस्टाइल का भी तो यस, पैंडेमिक से हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं, आई एम नॉट अपडेटेड टू दैट एक्सटेंट, लेकिन इसका एक डेफिनेट कारण फूड हैबिट्स है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पैंडेमिक के में मतलब वो मेरा एक एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, बट जो अपने घर में है। लेकिन पैंडेमिक कब आया था? 2-4 साल पहले। लेकिन मेरा जो अनुभव है वो पैंडेमिक आने का पहले भी वही अनुभव था ना मेरा, तो मेरे लिए पैंडेमिक का कोई मायना नहीं है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो होना ही है। जो मैं कह रहा हूं वो तो होता ही है। तो हमें करना क्या है? निषेध में पहले ये जो है ना, ये बंद करो। इसमें ना एक बेसिक क्या कहेंगे गाइडलाइन है, फर्स्ट डू नो हार्म। आपको स्वास्थ्य चाहिए ना, तो फिर मैं चलूं क्या, दौड़ूं क्या, मैं HIIT करूं, क्या करूं मैं, वो आगे की बात है। फर्स्ट डू नो हार्म, पहले तुम शरीर को डैमेज मत करो। तो पहले ये डैमेज आप समाप्त करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे जाके क्या करना। मतलब पहले आप घर की आदतें बदलो, फिर जाके एक्टिवली क्या करना है, प्रोएक्टिवली क्या करना है। तो मेरे काम के 2 हिस्से, पहले ये बंद करो, और अगर ये आप बंद करो ना, तो मेरे ख्याल में 50% का प्रॉब्लम ये बंद करने से ही मिट जाएगा। आपको और कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। करना है लेकिन जरूरत भी महसूस नहीं होगी। ये पहले समाप्त करो। तो उसमें कोई कॉस्टिक सोडा ना हो, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना हो, उसमें बेंजोइक एसिड ना हो, उसमें कोई भी ऐसा, एक ध्यान में दे दो, हम बोलते हैं ना कि हम मछली से या अमीबा से मछली बनी, मछली से फलाना बना, फिर चिंपांजी बना, फिर आदमी बना, ऐसा एक इवोल्यूशन थियरी हम कहते हैं। हमारा इवोल्यूशन जो हुआ है, उस इवोल्यूशन के कैनवास में ये मॉलिक्यूल्स नहीं थे। हमारा इवोल्यूशन इस मॉलिक्यूल के संदर्भ में नहीं हुआ है, वो हमारे एलियन है, डिफरेंट है, हमारे कंपैटिबल नहीं है ये मॉलिक्यूल्स जो हम आज डाल रहे हैं। ये कृत्रिम आर्टिफिशियल है,
ये मिसमैच है। ये पहले ये क्यों बंद करना है? हमारा इवोल्यूशन इनके संदर्भ में नहीं हुआ है, ये एलिड है, ये हमारे को कॉम्पेटिबल नहीं है ये। तो पहले ये बंद करो।